जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू पाठशाला पर। आज की इस क्लास में हम अनुच्छेद 55 को एकदम आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। आज हम अनुच्छेद 55 को पूरी तरीके से डिकोड करने वाले हैं। और ये पहली स्लाइड है आपके सामने। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, और इन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से हम अनुच्छेद 55 को पूरी तरीके से डिकोड करेंगे। आसान भाषा में हम कवर करने का प्रयास करेंगे और इसका आंसर आपको लास्ट में मिलेगा। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 55 है क्या। तो अनुच्छेद 55 क्या है? अनुच्छेद 55 बताता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसका तरीका क्या होगा, नियम क्या होगा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद 54 में क्या था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा, और लेकिन 55 में क्या है, चुनाव का तरीका क्या होगा, रीति क्या होगी। यह तरीका क्यों है? यहाँ आपको एक शब्द तराजू है, तराजू पे एक शब्द समानता है, एक समरूपता है। इसको बताता हूँ मैं। समानता क्या है? समानता है कि राज्यों के बीच जनसंख्या के अनुपात में समान प्रतिनिधित्व। और समरूपता, समरूपता राज्य और केंद्र में संबंध होता है, यानी कि एमएलए और एमपी का वोट इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है कि ये एमपी ही चाहे तो प्रेसिडेंट को बना दे, या तो एमएलए चाहे तो प्रेसिडेंट बना दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, समान इक्वल रखा गया इनको। कैसे होगा चुनाव? चुनाव का तरीका है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणी मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और गुप्त मतदान होता है। प्रेसिडेंट का चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से कराया जाता है। चलिए, थोड़ा हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आपको मिला था एक शब्द, एक शब्द आपको मिला था समानता। समानता क्या है? समानता है कि जो छोटे राज्य हैं, छोटे राज्य और आपके बड़े राज्य, इनके बीच संतुलन के लिए समानता की बात की गई। छोटे राज्य में सबसे छोटा राज्य आपका सिक्किम है, और सबसे बड़ा यूपी। तो सिक्किम के एक एमएलए का वोट कितना है? 7 है, सबसे कम। और यूपी के एक एमएलए का कितना है? 208। ये डाटा ये डाटा कब का है? जो 1971 में जो पॉपुलेशन थी उसके अनुसार पे आज तक प्रेसिडेंट का चुनाव कराया जाता है, और ये 2026 तक यथास्थिति बनी रहेगी। यानी जब तक अभी जनगणना जो होगा आगे, जब तक उसका डाटा ना आए तब तक जो 71 की जनगणना के माध्यम से ही चुनाव होगा। और एक था समरूपता। समरूपता क्या था कि केंद्र और राज्य, यानी कि एमएलए और एमपी, इनके वोट की वैल्यू को समान रखा गया, यानी 50-50। यानी तराजू वाला एग्जाम्पल जो था वही, कि पलड़ा किसी का भारी ना हो, चाहे स्टेट का या तो जो सेंटर में जितने एमएलए विधायक है, सांसद हैं, सॉरी। तो इस संतुलन बनाने के लिए सब किया गया था। समानता मतलब आप समझ गए, और समरूपता मतलब भी समझ गए। और अब समझते हैं कि अनुपातिक जो समानुपातिक, जो अनुपातिक आपने देखा वो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जनसंख्या के आधार पर, यानी पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर वोट की गिनती हो। यानी मान लीजिए मैंने बताया ना, यूपी के एक एमएलए का जो है वोट वैल्यू कितना, मैंने बताया आपको 208। और वहीं सिक्किम का 7 है। इसको आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कि एक कक्षा में 208 बच्चे हैं, इसका एक मॉनिटर है। और सिक्किम की कोई कक्षा है,
उसमें एक मॉनिटर है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो आप ये देखिए कि इस यूपी के कक्षा में 208 बच्चे हैं, ज़्यादा बच्चे हैं, और यहाँ पे 7 बच्चे हैं। तो कहने का मतलब है जनसंख्या के आधार पर वोटिंग हो रही है। समझ गए आप? आई होप समझ गए होंगे कि ये समानुपातिक जो क्या है ये। अब चलते हैं एकल संक्रमणी मत पद्धति। एकल संक्रमणी मत पद्धति क्या है? इसका मतलब है कि जो एमएलए और एमपी हैं, जो जो प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बैलेट पेपर पे मान लीजिए ए बी सी 3 कैंडिडेट हैं, तो वो क्रम से वोट देते हैं, वरीयता क्रम में। मान लीजिए कोई एमएलए 1 नंबर पे ए को रखेगा और बी को दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। मान लीजिए यहाँ योगी बाबा हैं, हमारे सीएम, इन्होंने ए को 1 नंबर पे चुना, बी को 2 नंबर पे, सी को 3 नंबर पे। मान लीजिए अब यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य है, उन्होंने ए को 2 नंबर पे चुना, बी को 1 नंबर पे, इनको 3 नंबर पे। यानी सबको वोट देना पड़ता है, किसी को छोड़ना नहीं है। और फिर होता क्या, यही एकल संक्रमणी पद्धति है। इस एक वोटर को जितने कैंडिडेट होते हैं सबको वोटिंग करनी पड़ती है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलते हैं, मैंने आपको बता दिया। एक विधायक का वोट का फार्मूला देख लीजिए, क्या है? एक एमएलए का वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं? उस राज्य की कुल जनसंख्या में उस राज्य के कुल जो निर्वाचित विधायक हैं उनसे भाग करते हैं। भाग करने के बाद, अच्छा मैंने यहाँ लिख दिया है, कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख लीजिए। यानी कुल जनसंख्या में कुल निर्वाचित विधायक को भाग कर दीजिए और 1/1000 का गुणा कर दीजिए। क्यों किया जाता है? कि डाटा ज़्यादा बढ़ाना है। और यूपी का इस पे समझ लीजिए। यूपी का जो 1971 में यूपी का जो है 1971 में लगभग जो उस समय जनसंख्या थी 8,38,00,000 उस समय टोटल जनसंख्या 1971 में। और यूपी में कितने एमएलए हैं? 403। आप डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 208 समथिंग। इसमें एक डाटा होता है। अगर मान लीजिए रिमाइंडर आपका 500 या 500 प्लस बचता है तो एक काउंट कर लिया जाता है, अगर इनसे कम है तो नहीं किया जाएगा। और सिक्किम के जो टोटल उस समय पॉपुलेशन थी सिक्किम का, तो सिक्किम का पॉपुलेशन था 2,09,000। 2,09,000 सिक्किम का पॉपुलेशन था। और सिक्किम में कितने एमएलए हैं? 32। तो आप 32 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 6 पॉइंट समथिंग, 6, मान लीजिए 6, 501 के करीब पाएंगे। तो होता क्या है, इसको 7 मान लिया जाता है। मैंने आपसे बताया ना अभी यहीं कि अगर रिमाइंडर में 500 या 500 प्लस पाया जाता है तो एक काउंट कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि यूपी के एक एमएलए का वोट का मूल्य कितना है? 208। और सिक्किम का 7। यानी अगर किसी को यूपी का अगर विधायक अगर किसी प्रेसिडेंट को 1 नंबर चुन लेता है या वरीयता क्रम में जो भी देता है तो उसकी वोट का जो है मूल्य होता है 208। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। और मैंने आपको बता भी दिया है कि ये जनसंख्या कौन सी मानी जाएगी? 1971 वाली, जब तक कि कोई उसमें नया वाला जो जनगणना होगा आएगा नहीं। तो इस क्या है ये, इसमें एक संशोधन हुआ था, 84वां संविधान संशोधन 2001 में। इसमें ये कहा गया कि 2026 तक आपका 1971 की पॉपुलेशन के आधार पे ही प्रेसिडेंट का वो होगा। चलते हैं आगे भैया। अब यहाँ आपका है एक संसद का वोट मूल्य। संसद का वोट मूल्य के क्या करेंगे कि जितने एमएलए हैं सभी राज्यों के जो एमएलए हैं उनका वोट मूल्य, सभी राज्यों के एमएलए का वोट मूल्य टोटल
टोटल एमएलए वोट वैल्यू को आप भाग कर देंगे संसद के कुल निर्वाचित सदस्य से, आप भाग कर देंगे टोटल इलेक्टेड मेंबर, तो एक संसद का मूल्य आ जाएगा। नोट यहीं पे आप कर लीजिए कि एक सांसद, मान लीजिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर एक सांसद की वोट मूल्य की गिनती 100 होती है तो हमारे यहाँ जितने सांसद हैं, मतलब सबका 2 सांसद 3 सांसद सबका वोट वैल्यू सेम ही रहेगा, मतलब सभी सांसदों का वोट मूल्य इक्वल ही होता है। और न्यूनतम कोटा क्या होता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग हो गई तो काउंटिंग होती है, काउंटिंग होने पे उनको जितने वैलिड वोट होते हैं उनको 2 से भाग करना पड़ेगा और उसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। अगर कहें आप तो 50% + 1 ये कोटा है। अगर ये मिल गया तो प्रेसिडेंट का, जिसको भी मिल गया वो चुनाव जीत जाता है। करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक अधिनियम है 1952, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम। इसमें क्या क्या है? इसमें क्या है कि अगर प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई आना चाहता है तो उसके लिए 50, उसके नाम के 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए और 15,000 की डिपॉजिट होनी चाहिए। ये क्यों किया गया? क्योंकि इतने बड़े पद के लिए कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो जाता था, तो इसलिए ये प्रावधान किया गया कि कोई मजाक करने के लिए प्रेसिडेंट के चुनाव में ना आए। सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा संवैधानिक पद है ये। ठीक है, आप समझ गए होंगे। 50 प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए, 15,000 की डिपॉजिट राशि चाहिए। 21 में है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में। नेक्स्ट में सबसे ज़बरदस्त यही पॉइंट है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणी मत प्रणाली। मैंने एग्जाम्पल छोटा सा लिया है अपने न्यू पाठशाला का कि यहाँ कुल 100 छात्र हैं, जीतने के कोटा 51। तो मैंने आपको बताया था, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ समझाते हैं आपको। देखिए मैंने आपको बताया था क्या है ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसके बारे में हम समझ रहे हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि यहाँ जैसे ABC, अगर 3 कैंडिडेट हैं तो कोई वरीयता क्रम में 1 2 3 3 2 1 1 3 2 क्रम में सबको वोटिंग करता है। तो फर्स्ट राउंड की गिनती होती है। फर्स्ट राउंड में मैंने एग्जांपल लिया था कि 100 लोग हैं टोटल, ABC। मान लीजिए कि प्रथम वरीयता क्रम में ए को कितने वोटिंग हुई? मान लीजिए 42, इनको कितना हुआ 30, इनको कितना हुआ 20। तो आप देखेंगे कोटा किसी को नहीं मिला, 51। 100 है, 100 का कोटा कितना होगा? आपको डिवाइड करके 100 में 2 का भाग करके 1 जोड़ना पड़ेगा, 51। 51 वोट जो लाएगा वही प्रेसिडेंट बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि कोटा इसमें किसी को नहीं मिला है। तो फर्स्ट राउंड में किसी को कोटा नहीं मिला तो सेकेंड राउंड का नंबर आता है। सेकेंड राउंड में क्या होता है? सेकेंड राउंड में काउंटिंग तो होती है, लेकिन सबसे पहले क्या किया जाता है कि जिसको सबसे कम वोट पड़े हैं उनके वोट को कैंसिल कर दिया जाता है, 20 वोट। बट इनका 20 वोट खराब नहीं जाता। जब सेकेंड राउंड की काउंटिंग हम करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो जो इसका 20 वोट यहाँ पे है, यहाँ देख रहे हैं C के लिए, तो हम देखेंगे कि ये 20 लोग सेकेंड राउंड में सेकेंड पोजीशन के लिए किसको वोटिंग किए हैं। मान लीजिए यहाँ मैंने 20 लिख दिया, 20 लोगों ने सेकेंड ओपिनियन में, मान लीजिए B को दिया था, इन्होंने A को दिया था 10 वोट, सेकेंड प्लेस पे A को चुना था और B को 10। अभी एज इट इज उनके नंबर में काउंट हो जाता है। A कितना 42 वोट है और B 30 वोट है, तो 10-10 काउंट हो जाता है सेकेंड राउंड में, 10-10। आप देखेंगे ये 52 हो गए, ये आपके 40। आप देखेंगे 51 प्लस आ गए, ये
50+, तो ये चुनाव जीत गए, विजेता हो गए सेकेंड राउंड में। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक बार और रिविजन कर लीजिए। आप देखिए सिंगल ट्रांसफर वोट वैल्यू में क्या है कि सबको वोट करना है, एक कैंडिडेट को नहीं, जो इतने भी कैंडिडेट हैं सबको वोटिंग करनी पड़ती है। वोटिंग हो गई, फिर काउंटिंग होती है, फर्स्ट राउंड की काउंटिंग। उसमें देखा जाता है सबसे पहले कि फर्स्ट पे किसको चुना गया है। तो काउंटिंग हो गई तो देखा गया कि 42 लोग मतलब ऐसे थे जिन्होंने मतलब ए को 1 नंबर पे रखा, 30 लोग थे बी को 1 नंबर पे रखा, सी थे, सी को 20 लोग 1 नंबर पे रखे, तो कोटा नहीं मिला। तो सेकेंड राउंड की गणना हुई और सेकेंड राउंड में क्या है, वोट ट्रांसफ़र भी होता है। तो सबसे पहले क्या किया गया सेकेंड राउंड के लिए कि इस 20 वोट को सी को बाहर कर दिया गया रेस से, और सी के 20 वोट को लाया गया सेकेंड राउंड में और देखा गया कि ये 20 लोग सेकेंड सेकेंड ओपिनियन किसको किसको दिए थे। तो उसमें आपने पाया कि 10 लोग ए को दूसरे नंबर पे चुने थे और 10 ही लोग बी को दूसरे नंबर पे चुने थे। तो ये 10-10 उनके वाले वोट में काउंट हो जाता है ये। तो आपने पाया यहाँ चुनाव कोटा हो गया 52। तो क्या ऐसा हुआ है कभी हमारे भारत में? हुआ है 1969 के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। देखते हैं आगे स्लाइड में। देखिए केस फाइल एक है, 1969 में प्रेसिडेंट का एक चुनाव था, ठीक है, वर्ष 1969 में। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और यही इकलौता अभी तक है कि सेकेंड राउंड में मतगणना पहुंची थी। उस समय हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई। उनके डेथ होने के बाद वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, एक कार्यवाहक प्रेसिडेंट बने। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो ये निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पे चुनाव में आए और कांग्रेस उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी हुए। तो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ कि एक और थे सी डी देशमुख भी साहब कैंडिडेट थे। तो हुआ क्या इसमें, इनको लगभग 4 लाख प्लस वोट इनको मिला था और इनको 3 लाख प्लस वोट, और सी डी देशमुख साहब को 1 लाख प्लस वोट मिला था। तो फर्स्ट राउंड में किसी को चुनावी कोटा नहीं मिल पाया था। तो हुआ क्या कि सेकेंड राउंड में सी डी देशमुख साहब के वोट को बाहर कर दिया गया, इनके वोट को ट्रांसफ़र किया गया इन दोनों लोगों में 1 लाख वोटों को। तो इसमें वीवी गिरी चुनाव जीत गए सेकेंड राउंड में। तो नतीजा क्या रहा, पहली गिनती में किसी को बहुमत नहीं मिला, सेकेंड राउंड में सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया गया, उनके वोट को ट्रांसफ़र किया गया, जिसमें वीवी गिरी चुनाव जीत गए। अब आप समझ गए होंगे, एकदम एग्जैक्ट एग्जाम्पल है जो 1969 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट पेज पे। अब आपको जो क्वेश्चन पहली स्लाइड पे थे आपको उसका आंसर मिल गया होगा। क्या है आंसर? पहले का बी, अनुच्छेद 55 का संबंध किससे है? चुनाव के तरीकों से है, प्रेसिडेंट के चुनाव के तरीके से है, मैनर ऑफ इलेक्शन। और सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर बी है, विधायक के वोट की वैल्यू निकालने के लिए मतलब कौन सी जनगणना थी? 1971 की जनगणना को आधार माना गया 2026 तक। एक संशोधन था 84वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, ठीक है, 2001। और सी का उत्तर, कोटा ना मिलने पर सबसे कम वोट पाने वाले को बाहर करके वोट ट्रांसफ़र किए जाते हैं, क्या कहते हैं इसे? द्वितीय चक्र मतगणना, जो कि 1969 में हुआ था। आपको जवाब मिल गया तीनों क्वेश्चन का। ये आपका रिवीजन है जो आज तक हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था, इससे पीछे वाली प्रीवियस क्लास में भी। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत के लिए एक प्रेसिडेंट होगा, देश का प्रथम नागरिक होगा। आर्टिकल 53 में क्या था? प्रेसिडेंट हमारे जो कार्यपालिका के प्रधान होंगे, तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होंगे। आर्टिकल 54 क्या था? प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा? तो इलेक्टेड एमपी एमएलए।
और आज आज हमने पढ़ा आर्टिकल 55, उसमें क्या है, चुनाव की रीति है, मैनर है। क्या क्या है, अनुपातिक है प्रतिनिधित्व, और सिंगल ट्रांसफरेबल वैल्यू वोट वैल्यू है, और कोटा सिस्टम है। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो न्यू पाठशाला को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करिए, नहीं लगी हो डिसलाइक करिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप न्यू पाठशाला को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक चलिए, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में किसी और आर्टिकल के साथ। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल अभी से बता देते हैं, आर्टिकल 56 को नेक्स्ट क्लास में हम डिकोड करने वाले हैं, ठीक है। ओके, बाय, जय हिंद।